नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम जो बात करने लगे हैं इस नशिस्त में, उसका ताल्लुक पाकिस्तान की मईशत से भी है, पाकिस्तान के लोगों की ज़रूरियात से भी है, कुछ टेक्निकलिटी से भी है, पानी से भी है, लेकिन खालिस्तन ये बात सियासी है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत से है। इस बात का आगाज़ उस वक्त होता है जब गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में दिन के 10:30-11 बजे वज़ीर आज़म के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर एक तकरीब होती है जिसका ताल्लुक पानी से है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से है, जहाँ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं और वहाँ आबी ज़राए के मिनिस्टर, वाटर रिसोर्सेज के मिनिस्टर मोनिस सलाही जहाँ सियासी बातें करते हैं, वहाँ ये भी कहते हैं कि वज़ीर आज़म हम बहुत जल्दी कैबिनेट में कालाबाग डैम के हवाले से एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट की परमिशन जो है वहाँ पे हम दायर करने वाले हैं, बिकॉज हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि पाकिस्तान के जितने भी डैम हम बना रहे हैं, जब तक वो डैम मुकम्मल होंगे, पिछले जो हमारे डैम हैं जैसे मंगला है, वारसक है, तरबेला है, वो सिल्टिंग से भर जाएंगे और हमारी वाटर स्टोरेज कम रह जाएगी। तो हमें कालाबाग डैम या कालाबाग डैम की तरह का डैम हमें बनाना ही होगा। और उसके बाद एक नई बहस छिड़ती है, जब इसे प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं हमें अंदाज़ा होता है कि इस पर कितनी ज़्यादा पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन्स एग्जिस्ट करती हैं और इस पर कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं सबसे पहले आपको एक बार फिर वो टुकड़ा सुनाता हूँ जो मोनिस सलाही ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक दिन पहले कहा। इंशाल्लाह अनकरीब हम प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त से कैबिनेट के आगे लेके जाएंगे एक प्रपोजल कालाबाग डैम का। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि जितने डैम्स और रिजर्वोयर्स इस वक्त बन रहे हैं, जब तक ये तैयार होंगे तो हमारा स्टोरेज लेवल जो है वो उधर ही आ जाएगा जहाँ पे हम अभी हैं ड्यू टू सिल्टिंग। तो इसलिए ये अब बहुत ज़रूरी हो गया पाकिस्तान के लिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सीधी तालियां ही मारी और कहा कि खुश आमदेद खुश आमदेद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बहुत ही एहतियात से इस सब्जेक्ट का जवाब दिया। क्या कहना था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, वो भी सुन लेते हैं। मोनिस सलाही साहब, आपने बात की कालाबाग डैम की, इस पर कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को स्टोरेज की ज़रूरत है और इस पर कोई शक ये भी नहीं कि वो बहुत अच्छी साइट पे है कालाबाग डैम, है तो मेरे हल्के में मियाँ वाली में। लेकिन सिर्फ हमें एक इशू है, हमारे सिंध के हमारे भाई हैं, उनको हमें जब तक हम उनको कन्विंस नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुव्वतें वहाँ काम कर रही हैं वो उनको इस्तेमाल करेंगी कि जी उनका पानी चोरी होगा। तो ये हमने पूरी कैंपेन करनी है, उनको साइंटिफिकली बताना होगा कि ये जब अगर कालाबाग डैम बनेगी तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा। हम एक फेडरेशन और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि फेडरेशन में सारी कौम को, सारे सूबों को साथ लेके चले। अब नाज़रीन, गौर करने की बात यह है कि मोनिस सलाही ने यह नहीं कहा कि हम डैम बनाना शुरू कर देंगे, उन्होंने कहा कि हम डैम की फिजिबिलिटी की रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, उसका खर्चा कितना है, तखमीना कितना है, उसका ब्लूप्रिंट क्या है। और वज़ीर आज़म ने यह नहीं कहा कि हम डैम बनाएंगे ही, उन्होंने कहा कि हमें इसके लिए कंसेंसस पैदा करना होगा, गलतफहमियाँ दूर करनी होंगी, एक कैंपेन रन करनी होगी। लेकिन पाकिस्तान की सियासत कालाबाग डैम के नाम पर इतनी उलझी हुई है, इस पर इतनी लेवे हो चुकी है गुज़श्ता 40 बरस में कि जब हमने कल रात का 8 बजे का प्रोग्राम किया और हमारे साथ तीनों सियासी जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे, तो खुद पीटीआई के अपने नुमाइंदे, जहां पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे कन्विंस नहीं थे, वहां तहरीक इंसाफ के अपने नुमाइंदे अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो खासे परेशान नजर आए और वो इसके ऊपर कोई पोजीशन ले नहीं सकते थे, बल्कि कुछ ऐसा लगता था वो चाहते थे कि इस पर बात ही ना की जाए। सिर्फ और सिर्फ PMLN के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने खुल के बात की कि पाकिस्तान में डैम बनाने होंगे और हमें मेहनत करनी होगी कि वज़ीर आज़म कहते हैं तो हम इसके लिए कंसेंसस बनाएं। मैंने ज़रूरी समझा कि इस इशू को आज हम तकनीकी एतबार से भी देखें, माशी एतबार से भी देखें और सबसे बढ़ के हम इसको सियासी एतबार से देखें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ होंगे सरदार लतीफ़ खोसा साहब, जो कि फॉर्मर गवर्नर पंजाब हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। पीपल्स पार्टी का सारा इलेक्टोरल बेस और सियासी बेस जो है वो अंदरूने सिंध में है, वो वहाँ के जज्बात, वहाँ के ख्यालात, वहाँ की सियासत की तर्जुमानी करती है एक तो नेशनल पार्टी। मेरे साथ ही ज्वाइन करेंगे सेनेटर बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब, जो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर लॉ के रह चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। पाकिस्तान के मुमताज़ वाटर एंड पावर के एक्सपर्ट जनाब अरशद अब्बासी साहब मुझे इस वक्त स्टूडियो में ज्वाइन करना था, लेकिन एक फ़ोन लाइन पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और इसी तरह प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुझे शकील द्वानी साहब भी ज्वाइन कर सकेंगे, जो चेयरमैन वापडा रह चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं और बहुत सी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर हैं, वो मेरे साथ होंगे फ़ोन लाइन पे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। अगर मैं सरदार लतीफ़ खोसा, बल्कि मैं सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब से मैं आगाज़ करूँ। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, आप ही के कैबिनेट मेंबर जो हैं
مونس الہی جو ہیں, جو واٹر ریسورسز کے منسٹر ہیں, انہوں نے کالا باغ ڈیم کی فیزیبلٹی کی بات کی اور وزیر اعظم پاکستان نے کوشس ٹرمز میں اسے ویلکم کیا. اس کے بعد اس پہ ایک بحث چھڑ گئی. لیکن آپ ہی کی جماعت کے لوگ جو ہیں خیبر پختونخوا سے, وہ گھبراتے ہیں کالا باغ ڈیم کا نام لیتے ہوئے. اتنا یہ مسئلہ سیاسی طور پہ الجھا ہوا ہے. میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ بننا نہ بننا بات کی بات ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ کی جماعت میں اتنا دمخم ہے, اتنی آپ میں ہمت ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی صلاحیت ہے کہ اس انتہائی اہم سیاسی ایشو پہ, جس پہ کم از کم پی ایم ایل این آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہے, کوئی اور دے نہ دے, پی ایم ایل این آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہے, اس پہ آپ ایک کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, ایک انٹیلیجنٹ اسٹریٹجی اور کیمپین لا سکتے ہیں, کیا ہوگی وہ؟ بہت اس میں کوئی شک نہیں, اتنا اہم سبجیکٹ ہے, کیونکہ جب انٹرم گورنمنٹ تھی تو مجھے وزارت واٹر اینڈ پاور بھی دی ہوئی تھی, تو اس میں 4 مہینے میں نے بڑا اس کو اسٹڈی کیا اور ہم سب اس نتیجے پہ پہنچے, بلکہ پورے پاکستان کے جو ایکسپرٹس تھے ہم نے بلائے اس کے اوپر, جنہوں سے بیٹھ کے مشاورت کی اور یہ دیکھا کہ کیا مسائل ہیں. 2 بہت اہم فیکٹرز ہیں. ایک تو مونس الہی صاحب نے ہی ذکر کیا اور اس میں یہ بتایا کہ اگر ہم یہ نہیں بنائیں گے تو جو ہمارے ایگزسٹنگ ڈیمز ہیں جو ایک پورے سسٹم کے تحت بنائے گئے تھے, ان کے اتنی سلٹنگ ہو جائے گی کہ وہ ہمارے پاس پانی ریزرو میں رہے گا ہی نہیں. تو یہ ایک بڑا ضروری ہے بنانا. اور اس کے علاوہ دوسری اہم بات یہ ہے کہ پانی جو ہے اس کو اب ایک ورلڈ ریسورس کہا جاتا ہے, اور آپ دیکھیں کہ انڈیا بار بار ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ ان کے پاس تو اتنا پانی ہے یہ ضائع کر کے سمندر میں بھیج دیتے ہیں, اس لیے ہمیں اجازت ہونی چاہیے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے باوجود ہم اپنے ڈیمز بنائیں. تو ہمیں یہ ڈیمونسٹریٹ بھی کرنا ہے کہ ہم اپنے پانی کو بچانے کے لیے ڈیمز بنائیں گے اور بنا رہے ہیں اور فیوچر میں بھی بنائیں گے. اور یہ جو کالا باغ ڈیم ہے یہ اسی سسٹم کا ایک بہت اہم حصہ ہے. مسئلہ یہ رہا ہے کہ اس میں بہت ساری خدشات رہیں, بہت سارے پروونشل معاملات آ جاتے ہیں. سندھ کہتا ہے کہ ہماری آپ پانی چوری کر لیں گے, ہمارا پانی ختم ہو جائے گا. غلط فہمی ہے, لیکن کہتے ہیں وہاں لوگ, کیونکہ ایک آواز سی اٹھی ہوئی ہے. کے پی کے میں بھی یہ لوگوں کو خدشہ ہے کہ شاید ایک پورا کا پورا شہر ڈوب جائے گا, نوشہرہ. اس قسم کے خدشات جنم دیتے ہیں اور یہ بڑے پرانے یہ خیالات ہیں. لیکن جب آپ فیزیبلٹیز دیکھیں تو ایسی بات نہیں. تو میرا خیال ہے پہلی سٹیپ بہت ضروری ہے. ابھی کون سا بنانے کے لیے شروعات توڑا کر دی ہے بنانے کی, بہت ضروری ہے کہ اس کی فیزیبلٹی دوبارہ پریزنٹ کی جائے کابینہ کو. اور میرا ذاتی خیال ہے کہ اس فیزیبلٹی کو دیکھ کے پھر ایک کنسنسس واپس ڈیولپ کیا جائے. آپ کو یاد ہے, آپ کو ضرور یاد ہوگا انفیکٹ کہ کچھ عرصہ پہلے جسٹس بندیال, عمر عطا بندیال جو اب چیف جسٹس ہیں پاکستان کے, وہ جب ہائی کورٹ کے جج تھے تو انہوں نے کالا باغ ڈیم پہ ایک ججمنٹ بھی دی تھی اور یہی کہا تھا ساری ٹیکنیکل ڈیٹیلز دیکھ کے کہ یہ ڈیم بنانا بہت ضروری ہے اور اس پہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور ڈائریکشنز بھی اس میں کافی دی تھی مختلف حکومت کو, لیکن وہ حکومت جو تھی اس وقت وہ اسی پرابلم میں رہی کہ ہم یہ کنٹروورسی دوبارہ نہیں چھیڑنا چاہتے. مشرف صاحب بھی آئے تھے, وہ بھی ان کا بھی شروع میں یہی خیال تھا کہ میں کچھ کروں گا, کیونکہ اس وقت وہ کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر کے آئے تھے, ساری پاورز ان کے پاس تھیں, وہ بھی نہیں اس کو پھر کر سکے. تو میرے خیال کے مطابق اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اپنی سیاست کو سائڈ پہ کر کے اور جو پرانی رنجشیں تھیں یا پرانی خدشات تھے ان کو سائڈ پہ کر کے ایکچوئل حقائق کو دیکھیں اور اس کے بعد اس کو آگے ڈیولپ کریں. اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں میری نظر میں. ٹھیک, گزارا نہیں ہے. لطیف خواجہ صاحب, چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے انسائڈر ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا سپورٹ بیس پاکستان کے عوام کے جذبات کی نمائندگی کرتی ہے, وہاں کی سیاست کی وہ ترجمان ہے. کیا اپنا کیس آپ اسٹریٹ کریں گے کہ کیوں سندھ میں کالا باغ ڈیم کے منصوبے کو بیچنا سیاسی طور پر مشکل ہے؟ کیا اس کے راستے میں رکاوٹیں ہیں اور کیا ہمیں کرنا ہوگا سمجھانے کے لیے, کنسنسس پیدا کرنے کے لیے؟ دیکھیں محیط, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی ضروری ہے کہ پاکستان میں آپ کو پانی کو پریزرو کرنے کے لیے, ریزروائرز کے لیے آپ کو ڈیمز بنانا پڑیں گے.
इंडिया में देखिए कितने डैम्स बने हैं, चाइना में कितने डैम्स बने हैं, 50 डैम्स, हमारे 2 और 3 डैम्स पर ही हम खड़े हुए हैं, और वो भी 60s की दिहाई के बने हुए डैम्स हैं। चाइना में 80,000 छोटे बड़े डैम, बहुत ज्यादा, हिंदुस्तान में अगर आप तकरीबन 5,000 डैम, अमेरिका में 70,000 डैम, चीन में 80,000 यही डैम, मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप अमेरिका में देखिए हमारा 70,000 पानी, डैम, हिंदुस्तान में वाटर 5,000 लेवल से ज्यादा हमारा, डैम। सर वाटर लेवल हमारा बहुत नीचे चला गया है, लेकिन हमारी जो अनफॉर्चुनेटली हम एक दूसरे के साथ मुतहारिब तो चले आ रहे हैं, और इस हुकूमत ने तो हद ही कर दी है ना कि ये तो हाथ मिलाने को और बात सुनने को और बात करने को और मिल बैठने को तैयार ही नहीं है। हालांकि हमारे दोनों कायदीन, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि आइए हम मिसाके मईशत की तरफ जो है गामजन होकर हम इस मुल्क के जो है मसाइल का और मईशत को सोचें। तो मईशत में सबसे ज्यादा आपको प्रेजर्वेशन ऑफ वाटर की जरूरत है, क्योंकि वाटर लाइफ लाइन है, और अल्लाह ताला ने हमें ऐसा खूबसूरत फॉल ऑफ द वाटर दिया है कि ऊपर से लेके दरिया पर हमारा समंदर में जाया जाता है पानी, ठीक कहता है इंडिया। लेकिन हमारी अब सिंध की देखिए, सिंध का प्रॉब्लम यह है कि आपने जो सिंध ताश मुआहदा किया हुआ है, सिंध टेल पर है, टेल पर है। अब ऊपर से जाहिर है पानी जब आता है तो टेल ही सबसे ज्यादा उस पर रसाई ही का मसाइल आते हैं। अगर उसे आप ड्रेन कर दें, ड्रेंच कर दें, और ऊपर से आप जो है उसकी तरसील में वो मुनसफाना तकसीम न कर पाएं, तो फिर लामहला टेल सफर करेगी और वो बंजर हो जाएगी। इथोपिया नहीं हमें बनाना, हमने थर पार्कर को इथोपिया नहीं बनाना है। सो इसलिए आपको ये तहफ़्फ़ुज़ात जो है सिंध के दूर करना लाजिम है, और इस पर कंसेंसस बिल्ड होना चाहिए, डैम्स बनने चाहिए। अगर कालाबाग डैम की फीजिबिलिटी में आप कायल कर देते हैं तो सभी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी चाहेंगे कि पाकिस्तान सारा जो है वो तरक्की करे। देखें इसमें नंबर 1 पानी का, पीने का पानी भी इसी से मुयस्सर आता है, फसलों को इसी में मुयस्सर आता है। आप अपना इरिगेशन सिस्टम को एक्सपैंड करते हो, बंजर इलाकों को पहुंचाते हो पानी, वो भी डैम्स और रिजर्वायर्स के जरिए ही आप पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत आपको फॉल दिया है कि आप छोटे छोटे डैम्स भी अगर बनाते जाएं, 100-100 मील के फासला पर डैम्स बनाते जाएं, तो भी आप बिजली भी बना सकते हैं, पानी की बिजली भी बना सकते हैं पानी से, और वो वो यानी फ्री ऑफ एनी पॉल्यूशन है। सबसे बेहतर आपका इलेक्ट्रिफिकेशन का निजाम भी पानी ही के फॉल से, रन ऑफ द रिवर के साथ बनता है। तो मैं समझता हूँ ये जरूरी है, और मेरे साथ रहिए, मैं जरा कंसेंसस पैदा किए बगैर नहीं हो सकता। मैं सर कंसेंसस पैदा कर जी दुरानी साहब, शकील दुरानी साहब, चूंकि आप मेरे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में, तो पहले मैं आपसे बात कर लूं। आप चेयरमैन वापडा रहे, आप बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर रहे, आप खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, और आप अच्छी तरह से इससे वाकिफ़ हैं कि सिंध में ये रिजर्वेशन है कि अगर कालाबाग डैम बनेगा तो फिर पानी इतना सिस्टम में बचेगा ही नहीं जो समुंदर तक पहुंचे, और समुंदर का सॉल्टिश खारी पानी जो है वो अंदर आएगा लैंड की तरफ। एक उनका ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि सिंध को पानी नहीं मिलेगा, एक उनको खौफ है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा अपने लिए नहरें निकाल लेंगे और पानी कम हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में ये आर्गूमेंट है कि नौशहरा शहर डूब जाएगा। आप इन दोनों चीज़ों के जवाब में हमें क्या बताएंगे? देखिए जी, जहाँ तक सिंध का ऑब्जेक्शन हैं या जो उनकी ऑब्जर्वेशन हैं, बात साफ करते हैं, ये शुफ शफ वाली बातें नहीं करते, साफ बात करते हैं। सिंध डज नॉट ट्रस्ट पंजाब विद द वाटर। और मैं सिंध में भी चीफ सेक्रेटरी रहा हूँ, और वहाँ पे मैंने बहुत लोगों से बातचीत भी की है। उनका ये ख्याल है कि आज से 20, 40, 50 साल बाद जब ये पॉपुलेशन डबल हो जाएंगी, तो अगर पंजाब अपना पानी डाइवर्ट कर लेता है तो वो क्या करेगी। ये इसलिए वो हमेशा जब डैम की बात करते हैं तो वो जियोग्राफिकल गारंटीज मांगते हैं। सिंध जैसे गमीर भाषा डैम पे जियोग्राफिकल गारंटी है, वहां से किनाल नहीं निकल सकती, लेकिन वो कालाबाग से तो किनाल निकल सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में सिंध का ये जो मौकफ है ये दुरुस्त नहीं है। वाई वुड पंजाब क्यों सिंध का पानी डाइवर्ट करेगा अपने लिए? इसलिए बहुत अभी भी अगर पंजाब चाहे
تو ایک 2 فلڈس مہینوں یعنی جولائی اگست کے علاوہ پنجاب اگر چاہے خدا نخواستہ تو وہ پانی ڈائیورٹ کر سکتا ہے، لیکن پنجاب کیوں کرے گا؟ کیونکہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، پاکستان اس کی اجازت نہیں دیتا۔ شکیل دوانی صاحب، پاکستان میں یہ آرگومنٹ ہے نا کہ آئین کو کون مانتا ہے، یہاں مارشل لگ جاتے ہیں، آئین ختم ہو جاتا ہے، پنجاب منمانی کرے گا، کوئی ایسی گارنٹی کیا ہو سکتی ہے کہ ایسی کیا گارنٹی؟ میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں جی۔ نمبر 1 سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو 1991 کا واٹر ایکارڈ تھا اس میں کچھ خامیاں ہیں، ہسٹورک یوز پہ ضرور خامی ہے سندھ اور پنجاب کے درمیان، اس کو ریزالو کرنا چاہیے، لیکن جو 1991 کا واٹر ایکارڈ تھا وہ بہت عظیم ایکارڈ تھا کہ چاروں صوبوں نے مل کے وہ جو پانی ہے انڈس بیسن کا اس کو ڈیوائڈ کر دیا، اس کو آئین کا حصہ بنانا چاہیے ضرور، اور یہ جب حصہ بن جائے گا آئین کا، لیکن پہلے جو ہسٹورک یوز ہے اس پہ سندھ کا موقف کافی حد تک درست ہے، ہسٹورک یوز کو پہ کنسنسس لا کے اس کو آئین کا حصہ بنانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ٹریل بلیزنگ ایگریمنٹ تھی 1991 میں۔ دورانی صاحب، مجھے کسی نے یہ بتایا کہ 1991 کا جو واٹر ایکارڈ ہے وہ ہے تو قانونی طور پہ بہت اچھا، اسپرٹ بہت اچھی ہے، لیکن اس میں اس وقت کی حکومت نے 1,14,000 ملین ایکڑ فیٹ پانی لکھ دیا ہے کہ سسٹم میں ہے، جبکہ سسٹم میں در حقیقت اتنا پانی ہے نہیں ہے، سسٹم میں شاید 90 ملین اس طرح سے پانی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ وہ بیس تھا 105 ملین ایکڑ فیٹ پہ کہ 116 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہوگا، لیکن اس سے پانی ضرور کم ہو گیا ہے، اور یہ ایک دوسری بات ہے۔ ابھی ایکچولی اگر آپ وہ ڈاکٹر زیگم حبیب کی جو اسٹڈیز دیکھیں تو ہندوستان سے انڈین آکوپائڈ کشمیر سے جو پانی آ رہا ہے وہ بھی کم ہو گیا ہے، لیکن ان باتوں کو چھوڑے، لیکن میں موٹی بات یہ کر رہا ہوں کہ جو واٹر ایکارڈ ہے اس کو آئین کا حصہ بنائیں، لیکن پہلے جو ہسٹورک یوز ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو کلیئر کرنا پڑے گا، اس میں ابھی تضاد ہے۔ یہ ہو گیا سندھ کا تعلق، کیونکہ دے ایکچولی فیئر کہ اگر پنجاب کی پاپولیشن ڈبل ہو جاتی ہے اور پانی اگر ڈسٹریبیوٹ ڈائیورٹ کر لیتے ہیں تو سندھ کیا کرے گا۔ جو آپ نے صوبہ خیبر کی بات کی ہے وہ میرے خیال میں جائز بات نہیں ہے کے پی کا، میں خود بھی کے پی سے ہوں جی، وہ میرے خیال میں جائز بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نوشہرہ ڈوبے گا، بھائی نوشہرہ کیسے ڈوبے گا جب کالا باغ کی فل ایلیویشن ہوگی، یعنی کالا باغ ڈیم جب فل بھرا ہوگا تو 915 فیٹ ہے ابو سی لیول، نوشہرہ کی ہائٹ جو ہے 955 فیٹ ہے ابو سی لیول، یعنی کالا باغ کا فل فلڈڈ، یعنی فل کالا باغ ڈیم فل ایلیویشن پہ 915 ہے، اور نوشہرہ اس سے 40 فٹ اونچا ہے، تو بھی 40 فٹ اونچا کیسے جائے گا پانی؟ بات یہ ہے کہ نوشہرہ میں 1929 میں فلڈ آیا تھا اور 2010 کا جو فلڈ تھا نا، نوشہرہ کا دا مین کلپریٹ از دا سوات ریور، سوات ریور سے فلڈ آتے ہیں۔ جب 2010 کے فلڈ میں 3.5 لاکھ کیوسک پانی آ رہا تھا اس کا، اور اس پہ ابھی گورنمنٹ نے مومن ڈیم شروع کر دیا، وہ 1 ملین ایکڑ فیٹ پانی اس کو سٹور کر لے گا، تو نوشہرہ کو ونس مومن ڈیم از میڈ وہ کافی حد تک جو نوشہرہ کا اچھا، میں پھر آتا ہوں آپ کی طرف، دورانی صاحب میرے ساتھ رہیں، مجھے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ سندھ کا کنسرن زیادہ سیریس ہے اور خیبر پختونخوا میں چیزوں کو سمجھایا جا سکتا ہے نوشہرہ کے حوالے سے۔ جو سندھ کا کنسرن ہے کہ پانی ہمارا چھین لیا رہے گا، چوری کر لیا رہے گا، روک دیا رہے گا، نہریں بن جائیں گی، پانی رہے گا ہی نہیں سسٹم میں نیچے، اس کا کیا ایسا منطقی ہو سکتا ہے جو سندھ کی لیڈرشپ کو سمجھایا جا سکے اور انہیں سمجھایا جا سکے خطرہ نہیں ہے؟ کیسے ان سے کنسنسس پیدا ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ میں جیسے شکیل دورانی سے بھی بات کر رہے تھی کہ 91 کا جو کارڈ ہے بڑا پرفیکٹ تھا، سارے صوبے ایگری تھی کہ چاہے پانی سسٹم میں 110 MF ہو یا چاہے 200 ہو، ایک فارمولا ڈیسائیڈ ہے، دیٹس ریئلی ویری ہسٹوریکل ایک میرے خیال میں کارڈ تھا۔ اب ایشو یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہونی ہے۔ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہمارے پاس ماڈل ہے، اور وہ ماڈل کیا ہے پوری دنیا میں ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ اسی انڈس واٹر ٹریٹی کے ستلج، بیاس اور راوی کا پانی جو ہے وہ ایسٹ پنجاب سے ہریانہ سے راجستھان اور ایون گجرات تک جاتا ہے۔ کیا کیا انہوں نے کیا ہوگا سمپل ریئل ٹائم ٹیلیمیٹری سسٹم۔ آپ اپنے موبائل میں بھی دیکھ لیں، ابھی کریں گے بخارا ڈیم، آپ دیکھیں گے کہ جتنے فلوز جو ایگریج سے اس حساب سے ہم نے کیوں نہیں کر سکے؟ ہم نے 2005 میں میرے خیال میں 360 ملین روپیز کی ٹیلیمیٹری سسٹم لگایا، لیکن جو اصل ایشو ہے جیسے کھوسا صاحب نے بات کی، پہلے میں عوام کے لیے سمجھا دیں، ہمارے سننے والوں کے لیے، ٹیلیمیٹری سے مطلب ہے کہ جہاں جہاں سے پانی براجز سے گزرتا جائے گا
कुछ 100 मील के बाद, 100 किलोमीटर के बाद, तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितना क्यूसेक के कितना एकड़ फीट है। डॉक्टर साहब, जिस तरह आप एक लाइव शो कर रहे हैं, जिस तरह लाइव क्रिकेट देख रहे हैं, इसी तरह एग्जैक्टली वो पानी का जो फ्लो, एक स्टेज है, बिल्कुल स्टेज जैसे स्टाफ है, ये लगा होगा कि पानी का लेवल ये है, पानी का लेवल ये। इट्स सो सिंपल। और एक कहते हैं ना, वेब बेस्ड इंट्रैक्शन इसकी होती है। और ये अगर इस प्रोग्राम के बाद मैं सब आपके पार्टिसिपेंट्स को भेजता हूँ कि किस तरह इंडिया किसी भी डैम का रियल टाइम डाटा पाकिस्तान में बैठ के देख सकते हैं। तो हिंदुस्तान ने एहतमाद पैदा किया, क्योंकि वहां तो 29 रियासतें हैं। बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल खोसा साहब बात कर रहे थे, एक बड़े जबरदस्त किस्म के प्रोड्यूसर साहब थे, उनसे 4-5 सेशन हुए और जो उनकी कंसेंस है भी रसूल बख्श पहले जो एग्जैक्टली उनसे बड़े सेशन हुए थे। बात है कि ठीक है कि पंजाब सिंध का पानी में बिल्कुल ये एक मैनुअल सिस्टम है, सिंध बलूचिस्तान का ये करता है, ये है। इसको बनाने के लिए आज कहाँ जा रहे हैं? देखिए ना, अभी 3 महीने बाद तो 5G आ जाएगी। आप इवन इस मोबाइल पे आपको कितने, आपके 18 पॉइंट है, 18 पॉइंट में आप यकीन करें कि मैं और हम सब इकट्ठे करके कि जी ये मोबाइल टेलीफोन है और ये देखें, ये इसका डाटा, आपने गेज की रीडिंग देखनी है, दैट्स ऑल। इससे बड़ी कोई बात नहीं, ये पॉसिबल है। एक बात। दूसरी बात जो है, अभी कुछ दिन पहले एक आपको याद है कि हमने एक लेटर भी लिखा प्राइम मिनिस्टर को कि देखिए आप पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे, अब इंडिया चनाब, झेलम और इंडस पे इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है और उसके लिए इस पे काम भी शुरू हुआ है, क्योंकि आपने पानी का सही इस्तेमाल नहीं किया। ये मेरे ख्याल में डेथ सेंटेंस है पाकिस्तान के लिए। 140 एवरेज है, तो उसमें जो 86 है जो ट्रांसबाउंड्री आता है, उसके पर उन्होंने कहा जी देखें हम तो ये काम करेंगे, यानी वो यूरोप की तरह उसमें ट्रांसशिपमेंट शुरू कर रहे हैं, जैसे यूरोप में दरियाओं के ऊपर वो शुरू करना, तो उसके लिए उनको एक लेवल मेंटेन करना होगा। जी, लेवल मेंटेन करना होगा। तो दूसरा डॉक्टर साहब, आपकी तो इंटरनेशनल फेज में भी आपकी बहुत बड़ी एक दस्तरस है। आप ये देखिए, अगर ये अखवान वहाँ पे ना आते तो इंडिया काबल रिवर के ऊपर जो है डैम तो शुरू करने लगा था। फिजिबिलिटी शायद आपको भी शेयर की थी आपने। जी देखिए, अब आप देखिए हमारे इंडस के ऊपर इस काबल रिवर हमारे राइट्स, अगर हम खुद इस पानी के मसले को हल नहीं करेंगे और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फेयर नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान पीछे से इस पानी को रोकता चला जाएगा, जैसा कि उसने आहिस्ता आहिस्ता पानी की तादाद में कमी कर दी। जी देखिए, एक बिल्कुल वो पानी को ये रोकेंगे भी। और एक और बात है, आज हम जिस दुनिया में बैठे हुए हैं, यहाँ पे कुछ कंसर्न सिंध के बिल्कुल हैं, जैसे कि जी वो पानी वापस आएगा समुंदर का। बड़ी डिबेट हुई और उसमें एक स्टडी हुई थी मुशर्रफ दौर में। वो क्या कहते हैं, अगर आपका हॉलैंड जाने का इत्तेफाक हुआ, देखें हॉलैंड तो नीचे है, वो पानी उसका सी लेवल ऊपर है, उसके लिए शरादी बंदर पे एक पॉइंट है जो कि डेल्टा के ऊपर है कि यहाँ बैराजी बनाएंगे और यहाँ तक इवन नेविगेशंस करेंगे। इतने सॉल्यूशंस हैं। और देखिए आज हम मैं डॉक्टर साहब आपसे एक बात पूछी, तो मुझे आपसे थोड़ा गिला भी, आप माशाल्लाह मेडिसिन डॉक्टर हैं, आप बताएं, आपने किसी का ट्रीट करना हो तो ले जाएंगे, कोर्ट में लेके जाएंगे, पॉलिटिकल इश्यूज को लेके जाएंगे, वहां उसको टेक्निकली करेंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे। देखिए इवन आपके घर में अगर प्लम्बिंग का इशू है तो वो आप किसी को बुलाएंगे नहीं, काउंसलर को नहीं बुलाएंगे, आप कहेंगे जी व्हाट्स द बेस्ट ओपिनियन कौन सा है। और एक बात ऐड करूंगा, अब आप देखें वाटर सिक्योरिटी की बात नहीं करें, वाटर सिक्योरिटी इज मदर ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी। मेरे साथ है, मैं सिर्फ अली जफर साहब की तरफ, अली जफर साहब चूंकि आपका हुकूमत से ताल्लुक है, आपको मामले की गंभीर भी कितना है ये मामला वो भी आपको अंदाजा है। मुझे ये समझ आती है कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो आपकी और इमरान खान की हुकूमत की है कि आप इस पे कैसा बहस मुबाहिसा करवाते हैं, इस पे से इंफॉर्मेशन कैसे लेकर आते हैं, टेक्निकल इंफॉर्मेशन को आसान ज़ुबान में कैसे समझाते हैं, सियासतदानों को फेडरल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे समझाते हैं। इसके लिए ज़ाहिर है आपको बजट रखना पड़ेगा इस कैंपेन के लिए, इस चीज़ को समझाने के लिए। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये तो इसमें कोई शक नहीं कि ना सिर्फ अभी बल्कि बहुत पहले से ये शुरू हो जाना चाहिए था मामला, क्योंकि ये तो कालाबाग डैम का तो जो सारा फिजिबिलिटी बनी थी वो उसको तो 40-50 साल हो गए हैं। बहुत सारी हुकूमतें आई लेकिन हर एक ने इसको डाल दिया, साइड पे कर दिया कि हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि ये कंसेंसस डेवलप किया जाए, इसके लिए बजट भी ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि जो एक्सपर्ट्स हैं जो आपके प्रोग्राम पे भी आए हुए हैं और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, हर ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का हल है, तो वो ढूंढा जा सकता है और बिल्ड किया जा सकता है कंसेंसस वापस। क्योंकि जो वो ज़माना था जब सारी ये ऑब्जेक्शंस थी और इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, शायद इतना आगाही भी नहीं थी, तो लोग एक खास माहौल में इस चीज को आर्ग्यू कर रहे थे
किसी के पास फैक्ट्स और फिगर्स नहीं थे। अभी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये जो 4 महीने की जिस स्टडी का मैं बात कर रहा हूँ, उस स्टडी में ये सारी बातें हुई थी कि क्या क्या सोल्यूशंस हैं। टेलीमीटरी की भी बात हुई थी और कुछ थोड़े से खरीदे भी गए थे, लेकिन वो ओवरऑल इम्प्लीमेंट नहीं हुई स्कीम। ये स्कीम को भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और ये मेरा ख्याल है कि सिर्फ यही हुकूमत कर सकती है हमारी, बिकॉज हमारे पास ये विजन है और हमारे पास ये कमिटमेंट है कि हमने शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, हमने लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के लिए काम करना है, हमने नेशन बिल्डिंग करनी है। और वाटर सिक्योरिटी ऑफ कोर्स ये एक ऐसी चीज़ है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक है नेशनल सिक्योरिटी से भी, इकोनॉमिक से भी, हमारी फ्यूचर से भी, हमारी प्रोग्रेस से भी, हमारी नेशन बिल्डिंग से भी, हमारी एजुकेशन, हमारी हेल्थ सारी इस पे डिपेंडेंट है, हमारी इन्वायरमेंट इस पे डिपेंडेंट है। तो मेरा ख्याल है कोई शक नहीं है कि ये फीजिबिलिटी जो कैबिनेट में जाएगी, मुझे तो यकीन है कि उसको जब देखेंगे कैबिनेट में और उसको देखेंगे कि वाकई उसमें सॉल्यूशंस हैं, तो इस फीजिबिलिटी के ऊपर फिर नेक्स्ट स्टेप होगी कंसेंसस बिल्डिंग की, क्योंकि इसमें टाइम हमारे पास बहुत कम है। कालाबाग डैम परसों बन चुका होना चाहिए था, अब हम उसकी अभी फिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये आप सोचें कितना और वक्त गुजरेगा। बाकी सारे जो डैम्स बन रहे हैं, आप यकीन करें, आपको तो पता है कि वो मेरी नजर में वो सिर्फ छोटे छोटी सॉल्यूशंस हैं। मेन हल है सारे प्रॉब्लम का कालाबाग डैम, और इस पे हमें काम करना चाहिए। मेरे साथ हैं, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम मजीद इसको खोसा साहब की तरफ बढ़ते हैं। हमें इस प्रोग्राम में शकील दुरानी साहब भी थे हमारे साथ थे सेगमेंट में। ब्रेक के बाद हम खोसा साहब की तरफ बढ़ते हैं, सियासी तौर पर इसके हल को हम ढूंढते हैं, टेक्निकल बात भी लेके चलते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं लतीफ़ खोसा साहब की तरफ चलूंगा। खोसा साहब, आप पंजाब के गवर्नर रह चुके हैं, आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के लोगों की, वहाँ की सियासत की तर्जुमान है। कल कायरा साहब भी हमारे साथ थे। आपने एक चीज़ कही, आपकी बात में वज़न है कि सिंध के लोग जो हैं वो जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन मांगते हैं डैम के ऊपर, कि डैम ऐसा हो जिससे नहरें ना निकल सकें। लेकिन अरशद अब्बासी साहब हमारे साथ वाटर एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जहाँ एक एक दरिया कई कई रियासतों को क्रॉस करता है, वहाँ बहुत ही इफेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड उन्होंने टेलीमीट्री रखी है, जिसको सभी लोग साइबर स्पेस पे या नेट पे या गूगल पे देख सकते हैं कि किस लेवल पे कितना पानी था। क्या अगर हम पाकिस्तान में एक इफेक्टिव जो क्रेडिबल किस्म का टेलीमीट्री सिस्टम इस्टेब्लिश कर सकें, तो क्या हम एतमाद पैदा कर सकेंगे? देखिए मुईद, आपने ठीक कहा। जब मैं गवर्नर था 2010-11 में, उस वक्त बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए थे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की एक सरबराही में, बल्कि वो उनके साथ बाकी तो एक्सपर्ट्स कोऑर्डिनेट किया था, बहुत जामे किस्म की और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जो है एक वो उस पर रिसर्च ओरिएंटेशन अपना पेपर दिया था उस पर, और उन्होंने बताया कि किस तरह से तबाहकारियां जो है ये सैलाब से होती हैं, और सैलाब के तबाहकारियों को रोकने का वाहिद तरीका डैम्स को बनाने का है। न सिर्फ ये कि पानी हमारा ज़ाया होता है, समंदर में जाता है, बल्कि तबाहकारियां भी बहुत ज़्यादा जो है फैलाता है उसमें। और उसमें तो मैं खुद हेलीकॉप्टर पर जाकर मैंने बदीन और सारा देखा था, पंजाब राजनपुर और ये जो है बहावलनगर, ये सारा जो है रहीम यार खान, ये सारा डूब गया था तकरीबन। अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा तबाहकारियां हुई थी। यकीनन इसमें कोई शायबा नहीं है कि डैम्स ही हल है, और इसकी संगीनी को बदकिस्मती से हम लोग उस वक्त हमारे 12 बजते हैं जब वो हमें सामने आती है, एक सैलाब आता है और तबाहकारी होती है, फिर हमें उस चीज का एहसास होता है, और उसके बाद हम इसे प्रायोरिटी ही नहीं समझते हैं इसकी, और इसकी ग्रेविटी संगीनी। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने एक बहुत ही हसास किस्म का सब्जेक्ट को आपने किया है। दिस इज यू सी, यू हैव टू कैच द बुल बाय द हॉर्न्स। इस तरह नहीं करेगा। अली जफर साहब ने कह दिया एक हाली कालाबाग, ओ भाई कालाबाग ने आपने इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट करके एलर्जी क्रिएट कर दी है कि वो दूसरे सूबे कहते हैं हम बम मार के उड़ा देंगे। मुझे बताएं कि जब आप ऐसी कैफियत में हो तो आपको पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए उस पर। आपको न सिर्फ एक्सपर्ट, ऐसी कैफियत को खत्म कैसे करना है, कि भाईजान हमें इस कैफियत का अंदाजा है खोसा साहब? सर सर, मैंने अगर आपको तो है, लेकिन क्या इस प्रोग्राम किए तो कई दिन तक लोग मुझे फोन पे मेरा ख्याल है हुकूमत को भी खोसा है, क्योंकि अगर आप देखिए कल जब कल मुनस सलाही ने इसका जिक्र किया,
فیسیبلٹی کی بات انہوں نے کی کہ ہم پریزنٹ کریں گے, انہوں نے ڈیم بنانے کی بات نہیں کی, انہوں نے کہا ہم فیسیبلٹی کی ریکویسٹ کریں گے کیبنٹ سے کہ فیسیبلٹی بنانے کی ہمیں پرمیشن دی جائے. تو وزیر اعظم نے یہ کہا کہ مسئلہ حساس ہے, سندھ میں اس پہ ریزرویشنز ہیں, ہمیں کیمپین چلانی ہوگی, کنسنسس پیدا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی وفاق کی پارٹی ہے, نیشنلسٹ پارٹی ہے, اس کو ہمیشہ کہا گیا کہ وفاق کی علامت ہے. آپ نے پروپوزلز لے کر آنے ہیں سندھ سے کہ ہم کیا کریں یہاں پنجاب میں اور وفاق میں اور اسلام آباد میں, ہم کیسے سندھ کے لوگوں کو اعتماد دے سکیں کہ کالا باغ ڈیم ان کے حقوق پہ, پانی پہ ڈاکہ مارنے کے لیے نہیں. اور ویسے بھی ہندوستان تو ڈاکہ مار رہا ہے, اگر ہم یہ ڈیمز نہیں بنائیں گے تو ہندوستان تو یہ پانی روک لے گا. دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کیا معید. دیکھیے پرائم منسٹر نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے, لیکن کیا وہ اس پر عمل کریں گے؟ سوال تو یہ ہے. بات انہوں نے بالکل بہت زیادہ سوچی سمجھی کی, نپی تولی کی, اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے. اور یہ شاید چند ایسی باتیں ہوں گی جن کو میں نے تعریف کی ہے اور پرائم منسٹر کی, اس نے بڑی نپی تولی بات کی ہے اور بڑی وزنی بات کی ہے, لیکن کیا اس میں عمل کریں گے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے ڈز ہی ہیو دا پولیٹیکل ول. یار جو کسی سے ہاتھ اپوزیشن سے ملانے کو تیار نہیں ہے, مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, چور ڈاکو کی رٹ سے نیچے اترتے نہیں ہیں, وہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی کیا آئے گی؟ اور جب تک آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی اور کنسنسس نہیں لاتے یہ ایشوز نہیں ریزالو ہو سکتے بھائی جان. اس لیے کہہ دینا ریٹورک کہ جی ہاں کنسنسس ہونا چاہیے, لپ سروس تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن یو آر دا پرائم منسٹر آف پاکستان, یو ہیو ٹو ٹیک دا لیڈ in this behalf. اور آپ آگے آئیے گا, آپ حل دیجئے گا. دیکھیں خدا را کالا باغ پر اگر ایک اس نام پر چڑ ہے تو اس کو چٹا باغ رکھ دو, نیلا باغ رکھ دو, پیلا باغ رکھ دو, کچھ نام کر دو, اوپر نیچے کر لو. اگر نوشیرہ ڈوبتا ہے تو اس کی اوپر نیچے کر لیں, کچھ کر لیں, بٹ یو نیڈ ڈیمز. اب بھاشا دایا میر ڈیم جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو بیچ میں آنا پڑا, ثاقب نثار صاحب کو. میں تو یہ سجیسٹ کروں گا علی ظفر صاحب, بات ہے کہ کدھر گیا. بیرسٹر علی ظفر صاحب کے پاس آنے دیجئے, مجھے بیرسٹر علی ظفر صاحب کے پاس آنے دیجئے. علی ظفر صاحب سے کی بات سن کے میں آپ سے توقع کروں گا کہ آپ کو 4 سجیشنز اپنی تیار رکھیں جو آپ وفاقی حکومت کو دیں گے کہ کنسنسس پیدا کرنے کے لیے گورنمنٹ کو کیا کرنا ہوگا, کیسے اس کو سیل کرنا ہوگا. بیرسٹر علی ظفر صاحب, ایک تو اس پہ اس کا نام کالا باغ کے بجائے اگر ہم پاکستان ڈیم رکھ دیں یا سندھ پنجاب کے پی ڈیم رکھ دیں, یا پاکستان ڈیم اس کا نام رکھیں, ڈیم فار پاکستان, پاکستان ڈیم, تو شاید جو ٹاکسیسٹی ہے, جو منفی ذہنیت بن چکی ہے, شاید اس میں کوئی کمی ہو. لیکن جو کھوسا صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر نے کہہ تو دیا ہے, ریٹرک کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ مدبر بن کے انہوں نے دکھا دیا, لیکن کوئی ایسی صلاحیت آپ کی حکومت نے شو نہیں کی کہ آپ فالو اپ کر سکیں چیزوں کو. میرا خیال ہے یہ جو آبجیکشن لگائی کھوسا صاحب نے وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, میں اسے بالکل مسترد کرتا ہوں اور ڈس ایگری کرتا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں. جو ہم نے اتنے اچھے اچھے پروگرامز دیے ہیں وہ کنسنسس کے ساتھ ہی ہیں, ہمارے پاس پوری کیپیبلٹی ہے اس کے لیے بھی. میں کالا باغ ڈیم کا نام تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بالکل تبدیل کیا جا سکتا ہے, اور یہ سجیشن پہلے بھی آ چکی ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. یہ اب وقت ہے کنسنسس سول سوسائٹی کا. سول سوسائٹی جو ہے ہر صوبے کے جو باشندے ہیں ان کو اب ریلائزیشن ہو گئی ہے اور بڑا کلیئرٹی آ گئی ہے, اور اس لیے آپ کا یہ اس طرح کے پروگرام مجھے امید ہے کہ اور ہوتے رہیں گے, اور کلیئرٹی آ جائے گی لوگوں میں کہ یہ کتنی ضرورت ان کی اپنی زندگی, ان کے اپنے بچوں, ان کی اپنی فیوچر جنریشنز کے لیے ہے. اب یہ پولیٹیکل ارینا سے معاملہ باہر نکل جانا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز تو اپنا اپنا موقف رکھ رہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کبھی بات کرتے ہیں نو کانفیڈنس موشن کی, کبھی کسی کو بات کرتے ہیں کہ ہم نے بل نہیں پاس ہونے دینے. وہ تو اپنا جھگڑا اپوزیشن ایک لے کے چل ہی رہی ہے. لیکن یہ کالا باغ ڈیم کے سچویشن میں پولیٹکس کو سائڈ پہ کر کے نیشن بلڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب اکٹھے اور کنسنسس بلڈ کریں. اور اس کا کنسنسس بلڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے جو عوام ہے ان کو اس بات پہ آگاہ کریں اور اس بات پہ آمادہ کریں کہ وہ کالا باغ ڈیم کتنا ضروری ہے, اور اس کو کنسنسس اس کا کتنا ضروری ہے تاکہ وہ آگے اس پہ چل سکے. اسی لیے جو بڑی نپی تلی بات میرے ساتھ رکھیں, میرے پاس 3 منٹ ہے, بالکل میرے ساتھ رہیے. میں اسی چیز کو میں لے کے اختتام تک مجھے
जाने दीजिए मुझे ज़रा इस पे फिजिबिलिटी चले हम बना लेते हैं, मोहन सलाही इसका काम शुरू कर रहे हैं। अब्बासी साहब, सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस होगी वो ज़ाहिर सिंध की एक सेकेंडरी लीडरशिप से होगी, जो डिस्ट्रिक्ट्स में बैठी है, तहसील में बैठी है, जिनके जहन में है कि पानी ख़त्म हो जाएगा, समंदर का पानी अंदर आ जाएगा, दरियाए सिंध को रोका जा रहा है। उनको हमें कन्विंस करने के लिए क्या देना होगा? ज़ाहिर है वो ये डिस्कशन नहीं हो सकती खाली टेक्निकल, कुछ उनको बताना होगा आसान। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात है कि हर सूबे के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उनकी प्रॉस्पेरिटी हो। असल में ये जो कल जो रेटरिक की स्टेटमेंट है, मैं इसको सीरियस में नहीं लेना चाहिए। इसलिए नहीं लेना चाहिए कि अगर कल मोनिसला ने बात की तो सबसे पहले ये बात की कि क्या वो जो वाटर राइट्स हैं, वो जो वाटर रॉयल्टी है, आप बताओ कि जब तिरबल डैम की रॉयल्टी जाती है KPK को, नहीं, उसने तो सिर्फ कहा कि हमें फिजिबिलिटी बनानी है। फिजिबिलिटी किसकी? ये तो इसकी मॉडलिंग तक हो चुकी है, इसकी तो वो पुरानी है। मैंने उनसे पूछा था बाद में, अगर पुरानी है, बहुत पुरानी है, इसको अब ये मेरे ख्याल 80s में बनी हुई है, सर $6 बिलियन की कॉस्ट थी। देखिए इसका पूरा डिजाइन हो चुका हुआ है, इसकी जिसे कहते हैं प्रोटोटाइप ही बना हो चुका है, उसमें अमेंडमेंट है ज़्यादा 5 सिंध में हमें समझाना कैसे होगा? समझाना क्या करना होगा? नहीं सर, सिंध को नहीं समझाना है प्राइम मिनिस्टर को, ये अली जफर को, मोहन सलाई को, कि लिसन, अगर आप जब ये बात ये कहते हैं ना टर्म कॉइन कर रहे हैं, तो कहें हमारे जो पावर राइट्स हैं हम ऐसे करते हैं कि वो जो इसकी रॉयल्टी है हम KPK में, बलूचिस्तान में और इसमें तकसीम करते हैं। एक कालाबाग डैम का जो ऑपरेशन होगा उसमें सिंध इरिगेशन भी बैठा होगा, वो भी इक्वली करेंगे उसके, जब चाहे ऑपरेट करें, ये करें। इस पे कंसेंसस 2010 में एक बात हुई थी जो एक्सपर्ट्स लेवल पे, जो जैसे मैंने आपसे कहा कि उसका बोर्ड फेडरल होना चाहिए। ये देखिए ये एक कोई सॉलिड होती है, ये जो बहस है ये वाली मतलब बंदा कहते हैं नट रिजल्ट क्या है? आप बताओगे मेरान यूनिवर्सिटी जामशोर में वाटर एक्सीलेंस सेंटर बना हुआ है, दैट्स अ वाटर एक्सीलेंस सेंटर, यस यूएसएड ने बनाया, और मैं भी इसमें छोटा सा पार्ट, तो उसमें बड़े बड़े अच्छे जामशोरो यूनिवर्सिटी के अंदर ये बताएं कि कल वो ये कहते काश कि यस कालाबाग डैम बनेगा, हम टेलीमीट्री लगाएंगे, नंबर 1। दूसरी बात है कि हमारे ये जो राइट्स हैं, जिसे कहते हैं ये जो वाटर राइट्स हैं, सॉरी टर्म भूल गया हूँ अभी, जो राइट्स हैं हमारे, ये जो रॉयल्टी मिलती है, जी हम विड्रॉ करते हैं। अगर इमरान खान खत्म हो गया मेरा, ये कहें तो तब बात बनती, इस तरह बड़ी बात बनती। मकसद ये था आज के प्रोग्राम का कि हम सियासत पे तो बहुत बात करते हैं, बड़ी कई दफ़ा मीनिंगलेस डिस्कशन भी सियासत पे होती है, लेकिन हमारे सामने पानी का जो इशू है, बिजली का जो इशू है, तवानाई का जो इशू है, इरीगेशन का इशू है, ये वो रियल इकोनॉमिक इशू है जिससे पाकिस्तान के लोगों की वेलबींग और उनके मुस्तकबिल का ताल्लुक है, और ये वो इशू है जो मुश्किल डिस्कशन है, लेकिन ये डिस्कशन हमें करनी है, और हम 2 दिन से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एक मानी खेज डिस्कशन इस पर कर सकें। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।